शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। आज सेकंड ये रिवीजन जो चैप्टर्स है इसका सेकंड वीडियो है वर्ल्ड हिस्ट्री का। और हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस बिगिन इन इंग्लैंड। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मोस्टली डिस्कस किया था कि रिवॉल्यूशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, और दे हैव डिफरेंट स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस दे हैव पुट different views about what is the meaning of revolutions. And we have also discussed about that what is the changes took place with the help of industrial revolutions के कारण क्या क्या changes developed हुई थी. Now अब हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है सब टॉपिक, वाई द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड, कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो इंग्लैंड में किस तरह से बिगन हुई, एंड वाई इट वॉज ओनली दैट वॉज द फर्स्ट इन इंग्लैंड. So there are different reasons, various reasons for that. Now, first of all, England was the first country to experience modern industrializations. तो ये सबसे पहला इंडस्ट्री और देखा गया कंट्री था जहाँ पे मॉडर्नाइजेशंस इट टुक प्लेस. इंडस्ट्रियलाइजेशंस सबसे पहले हुआ. इन कंपेयर टू द अदर यूरोपियन कंट्रीज जितने सारे, उन सभी में से सबसे पहला इंग्लैंड ही था. एंड विच हैव सेवरल प्रिवेलिंग कंडीशन, जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशंस डेवलप्ड हुआ था. तो सबसे पहला जो कंडीशन था दैट वाज लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड, कि जो इंग्लैंड थी वो बहुत बड़ी एक एम्पायर थी. तो इसी तरह से उसका कॉलोनियल एम्पायर जो था बहुत ही बड़ा था, क्योंकि आसपास उन्होंने नॉट ओनली इन दैट वाज इट्स इन इट्स ओन कंट्री बट अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन कंट्री, इन्होंने जहाँ जहाँ रूल किया था दैट टर्न इनटू अ कॉलोनियल एम्पायर. वो उनका खुद का एक कॉलोनी बन चुका था. तो इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉलोनियल कंट्रीज जहाँ पे वो रूल कर रहे थे. तो रॉ मटेरियल्स एंड न्यू मार्केट जो था इमर्ज्ड, क्योंकि रॉ मटेरियल्स चाहिए उनको, तो रॉ मटेरियल्स और न्यू मार्केट जो इमर्ज हुआ ड्यू टू कॉलोनियल एम्पायर्स, कि उन्होंने जहाँ जहाँ उन्होंने रूल किया 18th सेंचुरीज़ में, तो ये उनके लिए फ़ायदा हो गया कि उनको वहाँ से इजीली रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा और वो उनके लिए एक न्यू मार्केट भी हो जाएगा, जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ये चीज़ें नहीं थी. तो इनके लिए था ये, तो ये प्लस पॉइंट हो गया. सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस, क्योंकि इंडस्ट्री को रन करने के लिए, इंडस्ट्रीज में मशीनरीज प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए आयरन इम्पॉर्टेंट है. आयरन एंड साथ साथ आयरन को फर्नेस करने के लिए कोल भी चाहिए होता है. तो ये दोनों ही जो है अवेलेबल थी इनके नियर बाय एरियाज़ में, जहाँ वो रहते थे उनके आसपास की एरियाज़ में. दे कैन ईजिली प्रोड्यूस्ड दैट सॉलिड आयरन, जो वो ईजिली प्रोड्यूस कर सकते थे. और सॉलिड आयरन जो था नेसेसरी था किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स. तो ये सेकेंड हो गया. फिर आता है नेक्स्ट, थर्ड वाला था कि प्रोडक्शंस इन अकॉर्डेंस विद कंजम्पशंस. तो कंजम्पशंस के अकॉर्डिंग अगर हम मूव करते कि कौन सी कंट्री और कौन से लोग सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कि जो लोग जो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उसी के ऊपर वो प्रोडक्शंस भी होना चाहिए. जो चीज़ें लोग यूज़ नहीं करते अगर उसका प्रोडक्शंस हो जाएगा ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा. तो यहाँ पर थर्ड में देखा गया कि प्रोडक्शंस इन अकॉर्डेंस विद कंजम्पशंस, कि जो कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शंस करना चाहिए. तो इट हैज़ बीन सीन दैट एक्सपोर्ट बिजनेस जो था, फ्रांस जो कंट्रीज थे उनकी जो थी कंप्रेस्ड लग्जरी गुड्स, मोस्टली लग्जरी गुड्स को ही वो एक्सपोर्ट्स करती थी, क्योंकि लग्जरी गुड्स आर डिमांडेड फॉर द हाई क्लास सोसाइटीज़. लेकिन वो जो कंजप्शन ऑफ लग्जरी गुड्स थी ये मोस्टली लिमिटेड था, ये बहुत ही लिमिटेड थी, इसके लिए उसका प्रोडक्शन भी लिमिटेड था. सो वाइल इंग्लैंड जो था, द एक्सपोर्ट ट्रेड्स ऑफ इंग्लैंड जो थी comprises such goods which always remains in high demand. तो फ्रांस के कंपैरिजन्स में इंग्लैंड की जो डिमांड्स थी ये ऑलवेज इन हाई, ये हमेशा हाई थी. क्यों थी, बिकॉज इनका मानना था कि जो रिसोर्सेज है, अगर जो चीज़ें हमें चाहिए, लग्जरी चीज़ ही क्यों ना चाहिए, लेकिन वो जिससे बनता है, जो रिसोर्स से बनता है, वो रिसोर्सेज अगर हमें मिल जाता है चीप में, सस्ते में, तो फिर मार्केट अगर मिल जाता तो प्रोडक्शन इजीली हो जाएगा. तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन को हमें सेल भी करना पड़ेगा. तो फॉर दैट वी नीड मार्केट, तो मार्केट भी चाहिए, मार्केट को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा. तो इसीलिए ये चीज़ें भी इनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि दे डिस्कवर्ड एंड दे फाइंड आउट रिसोर्सेज एंड विच आर
अवेलेबल इन चीपर, जो सस्ते में मिलता था, और साथ साथ जहाँ से उन्होंने मोस्टली रॉ मटेरियल जहाँ से उन्होंने डिस्कवर किया, एंड दे मेक दैट कंट्री और दैट एरिया एज अ मार्केट ऑल्सो। तो इसी तरह से इंग्लैंड प्रिपेयर्ड इम्प्लीमेंट्स बहुत कुछ किया उन्होंने, सो दैट दे कैन मैन्युफैक्चर द गुड्स ऑन लार्ज स्केल, थोड़ा बहुत नहीं, लार्ज स्केल्स मतलब हाई डिमांड्स, इसके साथ साथ हाई प्रोडक्शंस के थ्रू। फिर नेक्स्ट आता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर, क्योंकि इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए लेबर्स भी चाहिए। तो there are two types of labors always required in the factories or industries, skilled and semi skilled. तो semi skilled is also important because they will also do some work. तो जब फेडरल सिस्टम एंड हुआ, जो जमींदारी प्रथा थी जहाँ पे मोस्टली फार्मर्स को और उनको रखना पड़ता था, एंड द फार्मर्स दे डू द वर्क फॉर द फेडरल्स। तो जब ये फेडरल सिस्टम एंड हो गया इंग्लैंड के अंदर, तो जो सेमी स्किल्ड लेबर्स थे, जो उनको नॉलेज था थोड़ा बहुत, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट, बट फ्यू थिंग्स दे न्यू, तो वो कहाँ चले गए? दे बिगन टू सेटल डाउन इन द सिटीज़, और वो शहर चले गए टू फाइंड आउट जॉब्स, शहरों में काम ढूंढने के लिए। तो वो बहुत सारे लोग जो थे दे मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया इन द सर्च ऑफ वर्क। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सेटअप स्टार्ट हुआ, तो दीज सेमी स्किल लेबर्स जो थे ये अवेलेबल हो गए इजीली टू वर्क इन द मशीन्स, तो इसके लिए लेबर की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। तो इसी तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो उनके लिए एक फेवरेबल्स बन गया था, जिसके कारण उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप हुई सबसे पहले। फिर नेक्स्ट आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस एंड वॉर। द फ्रेंच रिवोल्यूशंस एंड नेपोलियंस जो वॉर हुई थी, वॉर ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। वाई? क्योंकि जो भी वॉर में बहुत कुछ नीडेड होती है, वॉर में दे नीड वेपन्स, मशीन्स, यूनिफॉर्म्स, तो बहुत कुछ चाहिए होता है। तो इसी तरह से इन द डे ऑफ वॉर इंग्लैंड एक्सपेरिमेंट द नीड ऑफ इम्प्रूविंग द मेथड ऑफ प्रोडक्शंस। क्यों? अब वो डिमांड जो इतना ज़्यादा है, क्योंकि वॉर जो था वो कंटिन्यू बहुत समय तक चलता रहा है ना, तो इसीलिए उनकी डिमांड जो थी बहुत ज़्यादा फुलफिल करना पॉसिबल नहीं था विद द हैंडमेड्स। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस ये इम्पोर्टेंट स्टेप था कि वो चीज़ों को फुलफिल कर सके। सो डिमांड ऑफ द सोल्जर्स एंड द सोल्जर ऑफ इट्स असिस्टिंग कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड, फ्रांस एंड दैट नेपोलियन के लिए नहीं, और भी आसपास के एरियाज में जहाँ पे सोल्जर्स हैं, तो उन सभी को असिस्ट करने के लिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ। फिर नेक्स्ट आता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल्स। तो कैपिटल्स की भी कोई कमी नहीं थी इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ, स्टैब्लिश किया गया, बाकी कंट्रीज़ की कंपेयर से इंग्लैंड, यूरोप जितनी सारी थी उनमें से इंग्लैंड जो था है मोर कैपिटल्स, उनके पास पैसे ज़्यादा थे, जिसके लिए उन्होंने लार्ज स्केल्स में इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया, सेटअप किया। द सिचुएशन वॉज सपोर्टिव टू कलेक्ट कैपिटल्स ऑल्सो एंड टू प्रोमोट द ऑफिट्स। तो यहाँ पे जो सिचुएशन थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो द पीपल ऑफ दैट कंट्री जो बिजनेसमैन थे, दे स्टार्टेड टू प्रोक्यूरिंग लोन्स। तो उन्होंने क्या किया? लोन देना, प्रोवाइड करना शुरुआत कर दिया, दैट द पीपल those who needed the money they can take loan। तो लोन से क्या होगा? उनका फ़ायदा, they will get interest, उनको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, they will get the interest। तो इंटरेस्ट से that was also that type of earning, आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी क्या है कि they will accumulate wealth capitals, तो उनसे उनका पैसा जो है वो बढ़ता है। तो इसलिए availability of capital is also अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल इन दैट कंट्री, पैसे की कमी नहीं थी, लोन अवेलेबल थी, इस तरह से पीपल स्टार्टेड टू डेवलप, तो वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट आता है 7th में कि फेवरेबल जियोग्राफिकल पोजीशंस ऑफ इंग्लैंड। तो जो जोग्राफिकल पोजीशंस होती है, कोई भी इंडस्ट्री जब कोई सेटअप करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एरिया, कि जो एरिया में वो सेटअप करेंगे तो वो एरिया कैसा है, दैट वाज हाई लैंड, लो लैंड, फर्टाइल है। उसके साथ साथ क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, फिर वाटर अवेलेबल है या नहीं है ना, फिर रिसोर्सेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा आसपास के एरिया से, लेबर्स अवेलेबल है या नहीं, लेबर्स है कि नहीं, तो इसके साथ साथ तो ये सभी इम्पोर्टेंस होता है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे कहा गया
कि जोग्राफिकल पोजीशन जो थी इंग्लैंड की बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ये जो था बिजनेस पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इट वॉज सराउंडेड बाय कोस्टल बॉर्डर्स। ये पूरे 4 साइड से कोस्टल बॉर्डर से सराउंडेड थे, तो इससे ये सेफ हो गया कि कोई भी इस देश के अंदर इनके ऊपर कोई भी फॉरेन इन्वेशंस नहीं करेंगे, कोई आक्रमण नहीं कर सकते, इन्वेड नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो फ्रीली पूरा का पूरा ध्यान कहाँ दिया, दैट कंसंट्रेटेड ऑन इट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर, कि किस तरह से इंडस्ट्रीज को हम और अच्छा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। फिर आता है 8th, दैट एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशंस इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस टुक प्लेस इन इंग्लैंड, ऑल्सो बूस्टेड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, क्योंकि अब जो एग्रीकल्चर जो है सपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दोनों साथ साथ ही होती है, क्योंकि जो चीज़ें चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर डेवलप करेगा अगर इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रहा है, इंडस्ट्री, क्योंकि जो चीज़ें एग्रीकल्चर को चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही मिलेगा, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर से प्रोवाइड करेगा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड हो रहा है, इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड हुआ है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड होता है तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करता है, तो दे आर इंटरकनेक्टेड। तो ये चीज़ें भी दिखा गया कि एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के अंदर, प्रोडक्शंस बढ़ने लगी। फिर नेक्स्ट आता है एम्फेसाइजेज ऑन साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो यहाँ पर कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड में वहाँ पे फ्रीडम्स था, साइंटिस्ट को पूरी आज़ादी दी गई थी, दैट दे कैन सर्च डिफरेंट थिंग्स, दे कैन फाइंड आउट और न्यू इन्वेंशंस जो है इनोवेटिव चीज़ें वो डेवलप करें। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स और रिलीजियस इंटरफेरेंसेस के अंदर कुछ भी नहीं था, साइंटिफिक्स आर टोटली फ्री एंड दैट गिव्स प्रमोशंस, जिसके लिए यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था, रिलीजियस कोई इंटरफेरेंस नहीं था। तो साइंटिफिक जो थे दे आर टोटली फ्री एंड दे ट्राई टू गिव न्यू थिंग्स। तो इसी तरह से उनको प्रमोशन दिया गया और साइंटिफिक ने इन्वेंट किया, एंड जिसके कारण बहुत चीज़ें डिफरेंट चीज़ें जो थी वो सामने आई इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले। अब हम लोग मूव करते हैं, तो वो तो हम लोग ने डिस्कस किया था जो टॉपिक अभी, कि वाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस बिगेन इन इंग्लैंड। तो उसमें से हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किया। तो इट में भी जो क्वेश्चंस है 2 मार्क्स में हम लोग इस चैप्टर्स में मैंने स्टार्टिंग में कहा गया कि इसमें सिर्फ 2 मार्क्स के ही पेपर्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो मान लो ये शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप्स में ही होंगे। अगर ये क्वेश्चन से पुट कर दिया कि वाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस बिगेन इन इंग्लैंड, सो देयर आर मेनी रीजंस, यू कैन पुट ओनली 2 रीजंस ईजिली, या फिर आप सिर्फ जो हेडलाइंस थे अपने वो 4 आप मेंशन कर सकते हो, उसमें 1 लाइन उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरह से इससे ज़्यादा नहीं मेंशन करना है, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट मूव करते हैं इन्वेंशंस के ऊपर, कि वहाँ पे इन्वेंशंस जो चीज़ों पे साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, अलग अलग चीज़ें इनोवेटिव चीज़ें बनाई, तो उस चीज़ों पे मूव करेंगे। तो इन्वेंशंस एंड सोशल सेक्टर्स रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, कि इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन्होंने रिफॉर्म्स किया, अलग कहाँ पे रिफॉर्म्स, तो वो चेंजेस कहाँ से कैसे क्या हुआ वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर्स में मूव करते हैं। तो एग्रीकल्चर्स में कहा गया दैट एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो था, तो ये इन मोस्टली क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्शंस है। जैसे हम लोग सेक्टर्स में दिखा गया तो उसको एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स भी बोलते हैं। तो मेन सेक्टर जो है, सबसे पहला वाला सेक्टर से ही हमारा बेसिक है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के समय में ड्यूरिंग दैट एग्रीकल्चर सेक्टर्स वर द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट रिफॉर्म्स, क्योंकि सबसे अगर पहला है तो सबसे पहले रिफॉर्म्स भी इसी में होना चाहिए, है ना। जब चेंजेस होती है तो चेंजेस स्टार्टिंग से होना चाहिए, बेस से होना चाहिए। तो इसी तरह से डेवलपमेंट जो शुरुआत हुई, चेंजेस किया, रिफॉर्म्स किया, वो एग्रीकल्चर से ही शुरुआत हुई। एंड इट इज़ बिलीव दैट विदाउट एग्रीकल्चर्स को अगर हम डेवलप नहीं कर पाते तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट था कि एग्रीकल्चर्स को रिफॉर्म करें, एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली विल रिजल्ट जो था इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्रीज में भी दिखेगा। कहा जाता था टिल दैट 17th सेंचुरी ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ किया जाता था, इक्विपमेंट्स जो भी यूज़ होती थी, विच वॉज यूज फॉर मैनी सेंचुरीज। एग्रीकल्चर्स के अंदर पुराने तरीके से ही सब कुछ सोइंग दैट सीड, हार्वेस्टिंग जो भी थी वो चीज़ें पुराने मेथड से, एंड जो टूल्स यूज़ किया जाता था, इक्विपमेंट्स, वो भी पुराना ही था। ड्यू टू नो चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जब कोई चेंजेस नहीं था
टेक्निक्स के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी क्या करेंगे, कमी होगा। तो डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज नॉट मोर देन देयर प्रोडक्शंस, तो जितना वो प्रोड्यूस करते तो उतना डिमांड्स भी होता था। बट व्हेन द फैक्ट्री सिस्टम डेवलप, लेकिन जब फैक्ट्री डेवलप्ड हुआ सिस्टम, जब नई चीज़ें सामने आई, पॉपुलेशन जो थी सिटीज़, वो क्या हुआ, वो रूरल एरिया से सिटीज़ में एंड टाउन्स में सेटल आउट हो गए, तो सिटीज़ जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट डिमांड जो था ग्रेन्स का बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लोग ने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर फार्मर्स दे मूव टू द इंडस्ट्री सेक्टर्स में मूव करते हैं, तो ऑब्वियसली सिटीज़ जो थी वो ओवर क्राउडेड होने लगी पॉपुलेशन से, एंड दैट पॉपुलेशन नीड फूड ग्रेन्स, तो वो फूड ग्रेन्स चाहिए उनको। तो इसी तरह से फूड ग्रेन्स चाहिए, फिर उनको बहुत कुछ चाहिए कंज्यूम करने के लिए, कॉटन्स चाहिए, फिर कॉटन इंडस्ट्रीज पर्पस, तो उनकी क्लोथ, तो ये चीज़ें डिमांड्स देखा गया, फूड ग्रेन्स एंड कॉटन्स जो था पर्पस वो इंक्रीज होने लगा। सो देयरफॉर टू फुलफिल दिस डिमांड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि एक साइंटिफिक मेथड हो जहाँ पे इन एग्रीकल्चर्स में और मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर मशीन्स, तो उन्होंने डेवलप किया एग्रीकल्चर मशीन्स को, ताकि वो इजीली जो है प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ मशीन्स वो इजीली प्रोडक्शंस को बढ़ा सके। The second reason was that now people has to employ their capitals in agriculture in order to earn more profit. अब यहाँ पे जब लोगों की डिमांड्स बढ़ गई है, प्रोडक्शंस चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, तो इसका मतलब दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन एग्रीकल्चर ऑल्सो, क्योंकि डिमांड्स है तो इजीली प्रॉफिट भी होगा, तो इसीलिए दे स्टार्टेड टू इन्वेस्ट मनी ऑन एग्रीकल्चर कैपिटल जो था। सो इनफैक्ट इंडक्शंस ऑफ इंक्रीज कैपिटल, अगर हम लोग कैपिटल्स को यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, तो रिजल्ट क्या होगा उसमें, ऑब्वियसली जब मैं पैसे लगाए, पैसे खर्च किया, तो कुछ ना कुछ नया चीज़ें सामने आएंगी। तो यहाँ पर देखा गया नई चीज़ें क्या मिली एग्रीकल्चर के अंदर, दैट फर्स्टली जेथरो टूल्स ने लैंडलॉर्ड थे यॉर्कशायर के, इन्होंने इन्वेंट किया सीड ड्रिल्स, जिससे वो ईजिली टू सो सीड्स, ताकि वो सीड्स को ईजिली सो कर सके, जहाँ पे पहले इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग्स, अब ये मशीन्स के थ्रू जल्दी हो सकता है। सो इट बिकम ईजी, वर्किंग ऑफ सोइंग सीड बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी, तो ये ईजी बन गया। वैसे ही एक और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे नेम टाउनशेड्स, गेव द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप साइकिल, तो इन्होंने भी एक चीज़ नई चीज़ें बताई साइंटिफिक वे पे कि हमें क्रॉप साइकिल्स यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें जो पहले मोस्टली अकॉर्डिंग टू जो हमें फर्टाइल क्रॉप्स को फर्टाइल करने के लिए उसे छोड़ दिया जाता था, लेफ्ट करना चाहिए होता था, दैट द लैंड शुड बी लेफ्ट टू गेन द फर्टिलिटी, तो उस लैंड को अब कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट टाउनशीट्स कि हमें क्रॉप साइकिल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें एक ही लैंड में अगर हम लोग अलग अलग चीज़ें क्रॉप्स को लगाते हैं तो इससे क्या होता है, क्रॉप्स जो सॉइल्स की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस नहीं होती है, उससे वो बनी रहती है। इससे एक और अच्छी बात है कि प्रोडक्शंस जो है वो इंक्रीज़ होगा, उसमें रिडक्शंस नहीं होगा, तो देयर इज़ नो नीड टू गैप, तो पहले जो गैप करना पड़ता था क्रॉप्स के बीच में, वो गैप जो है अब नहीं करना है। इसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट अराउंड रॉबर्ट बेल ने, इन्होंने भी एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर रिसर्च किया, दैट वाज अराउंड 1770s में। इन्होंने भी एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशंस को सामने रखा इन लाइन विथ एग्रीकल्चर्स, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर्स, तो इन्होंने इसे भी प्रॉफिटेबल्स करने के लिए एक न्यू चीज़, एक न्यू एक्सपेरिमेंट उन्होंने रखा, दैट वाज एक्सपेरिमेंट टू इम्प्रूव द स्पीसीज ऑफ शिप्स एंड काउज, तो ये स्पीसीज को और बेटर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, एंड ही बिकम सक्सेसफुल इन डेवलपिंग शिप्स ऑफ 3 टाइप्स, और इसमें इन्होंने देखा गया इस एक्सपेरिमेंट में ये जो थे ही बिकम सक्सेसफुल। दे अर्लियर वेट बाय इम्प्लीमेंटिंग द मॉडर्न टेक्निक ऑफ साइंटिफिक ब्रीडिंग्स, तो इन्होंने किसके थ्रू किया, विद द ब्रीडिंग सिस्टम, साइंटिफिक ब्रीडिंग्स के थ्रू इन्होंने शिप्स की ब्रीडिंग्स जो थी उससे थोड़ा बेटर बनाया। फिर 1793 में एन अमेरिकन नेम्ड विटर्न्स डेवलप्ड अ मशीन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्ट्रॉ, तो इस तरह से धीरे धीरे एक एक चीज़ डेवलप होने लगी। तो पहले जो सीड्स क्रॉप्स में से सीड्स को अलग करना भी ये बहुत बड़ा टास्क होता था, अब ये टास्क इजी हो गया विद द हेल्प ऑफ एन अमेरिकन नेम्ड विटन्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मशीन बनाया जिसके थ्रू ग्रेन्स जो है स्ट्रॉ से ईजिली सेपरेट हो जाएगा। फिर इन 1834 साइरस
कॉर्नमैक ने क्या बनाया, इन्होंने इन्वेंट किया ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीन्स। अब मतलब जो हार्वेस्टिंग को लोगों को हायर करना पड़ता था, लेबर को, अब इस मशीन्स के थ्रू हार्वेस्टिंग ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन दे इन्वेस्टेड ऑन एग्रीकल्चर एंड इन दैट मैनर एग्रीकल्चर में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ। और डेवलपमेंट मतलब हमारे पास सरप्लस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि सरप्लस होगा तो हम उसको सेल करेंगे, देन सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगी, एंड दैट प्रॉफिट विल हेल्प इन डेवलपमेंट्स। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट में ही आ जाता है वो। With passage of time, mechanizations continue to increase in the agriculture sectors. तो जिस जैसे समय बीतता गया, मशीन्स और डेवलप होने लगी। जो चीज़ें उन्होंने इन्वेंट किया था, दैट वाज द फर्स्ट, फिर इसको और इनोवेटिव करने के लिए और अच्छा, ताकि वो और अच्छे से काम करे, दैट वाज कंटिन्यूड। सो इन्वेंशन ऑफ पावर ऑपरेटेड मशीन रिजल्टेड इन अ रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। फिर अब उसके बाद और क्या इन्वेंशंस किया गया, जो मशीन्स हाथ से चलती थी अब वो मशीन पावर से चलना शुरू कर दिया। सो दैट इज़ ऑल्सो रिवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर्स, है ना। तो इसी तरह से ये चीज़ें देखने को मिली हमें एग्रीकल्चर्स के अंदर। अब जो नेक्स्ट इन्वेंशंस है वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वो है न्यू इन्वेंशंस इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, कि क्या क्या डेवलपमेंट किया गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मशीनरीज में क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।